बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोर कमांडर क्वेटा बनते हैं, कमांडर सदर्न कमांड बनते हैं, तो फिर आपका अरबपति बनना लाजमी है और ज़रूरी है। ये किसने कहा है, ये बात करेंगे। उसके बाद मुर्शद इमरान अहमद खान नयादी अडयालवी, इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, वो एज़ इट इज़ आपके सामने रखूँगा जो मीडिया से गुफ्तगू हुई। उसके बाद जो है वो हर जेल की सुरंग वो GHQ से निकलती है, ये किसने कहा है, ये भी आपको बताऊँगा। पाकिस्तान और चीन यानी कैसर बंगाली ने ऐसा इंकशाफ किया है कि इससे पहले मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस मुआहदे के बारे में नहीं पता था, वो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखना है जो इमरान खान ने वो अडयाला में गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के साथ, और ये आपको बताया कि प्लांटेड सहाफ़ी थे, उनके साथ इमरान खान ने गुफ्तगू की है। मैं एज़ इट इज़ आपके सामने रखता हूँ। मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, 3 मुलाकातों के अलावा सेल में ही रहता हूँ। मेरा सेल ओवन बन जाता है, कभी नहीं कहा कि मुश्किल है। उसके बाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब ये उसे तबाह करने जा रहे हैं। जब भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की, हम मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। यानी खान साहब ने तहरीक शुरू करने का अंदिया दिया है सुप्रीम कोर्ट में जो खिलवाड़ हो रहा है। इसके अलावा कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की ज़रूरत नहीं होती। इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौम तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई, इससे बड़ी और क्या शिकस्त होगी। वाकई आप बिठा दें मोहसिन नकवी को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगा दें, कादी फायद ईसा को चीफ जस्टिस लगा दें, सिकंदर सुल्तान राजा को लगा दें आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो फिर दुश्मन की क्या ज़रूरत है। मुल्क की हालत देख लें। उसके बाद क्या कहते हैं खान साहब, ऐसा कौन सा एटम बम फटा कि 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे और तबाह हो गई। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इस पर आपने सिफारशी बिठा दिए। मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है। रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसे मैंने चेयरमैन PCB बनाया। अब बड़े साहब ने अपना चेयरमैन PCB रख लिया। ये करप्ट और फ्रॉडिया है, इसने इलेक्शन का फ्रॉड किया, गंदम में फ्रॉड किया। इसे वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB बड़े साहब ने अपॉइंट किया, उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। ये खान साहब कहते हैं इदारा सबका है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, पूरी कौम के लिए अहम है कि इदारा मजबूत हो। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतज़ार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा हो तो वो नैब तरमीम का फैसला सुनाएं। अगर वो फैसला आ जाए ना तो इमरान खान का केस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, खुद ब खुद। लेकिन कादी फायद ईसा ने वो केस दबा रखा है। जी, चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। ये बात हो गई। नैब तरमीम अपील के बायस शहबाज शरीफ के 4, नवाज शरीफ के 5, जरदारी और उसके फ्रंट मैनों के 9 रेफरेंस बंद हुए। जी, नैब ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी का डोनेशन बंद कर दिया है ताकि ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अगर अल-कादिर यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर शौकत खानम हस्पताल बंद हो गया, सुना ये भी धमकी दी गई है खान साहब को शौकत खानम बंद करने की, तो खान साहब कहते हैं अगर शौकत खानम हस्पताल बंद हो गया तो मरीजों को 10 गुना ज़ायद खर्च करके इलाज कराना पड़ेगा। नमल यूनिवर्सिटी में 90% तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी बच्चों से बात नहीं कराई जाती, सिर्फ इसकी शिकायत की, इसकी मुझे तकलीफ है। नवाज शरीफ 40 लोगों को मिलता था, उसके लिए
ओपन हाउस होता था। नवाज शरीफ सहाफियों से भी अपने कमरे में बैठकर बातें करता था। हफ्ते में 3 मुलाकातों के अलावा मुझे तमाम वक्त अपने सेल में गुजारना पड़ता है। मैं एक दिन भी जेल में हस्पताल नहीं रहा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को एयर कंडीशन कमरे, अटैच बाथ दिए गए थे। कैदी मेरे लिए खाना बनाता है, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। मुझे नहाने के लिए भी दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि 5 स्टार सहूलियात दी गई हैं। मेरे पास वही सहूलियात हैं जो सजाए मौत के कैदी को मिलती हैं। सियासी जमात का सरबराह हूँ, हक है कि ओपन कोर्ट में सहाफियों से बात कर सकूँ। अदलिया वाहिद इदारा है जिससे उम्मीद है। पुलिस और नैब के इदारे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी के कमिश्नर ने सच बातें की तो उसको गायब कर दिया गया। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा अगर बेगुनाह होते तो लाजमी रावलपिंडी कमिश्नर को अपनी अदालत में बुलाते। नैब ने अलकादिर यूनिवर्सिटी के एहतियात बंद करवा दिए। अलकादिर यूनिवर्सिटी देहाती इलाके की दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अलकादिर यूनिवर्सिटी में 100% तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अलकादिर यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। यूनिवर्सिटी बंद होने का मुझे नहीं, तलबा को नुकसान होगा। बरसगीर में तालीम में हम पहले ही सबसे पीछे रह गए हैं। जिनको 20 सीटें नहीं मिली उनको जाली मैंडेट देकर हुकूमत में बिठा दिया गया। करप्ट लोगों को इक्तदार में बिठाकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। ये जी वो गुफ्तगू थी जो एज इट इज़ मैंने आपके सामने रख दी। खान साहब ने अडयाला जेल में की है और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रिपोर्टर्स को फारिग कर दिया गया। आज कई रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया। बहरहाल ये गुफ्तगू थी, अब आप इसकी डॉट कनेक्टिंग खुद कर लें। अख्तर जान मेंगल ने एक इंटरव्यू दिया है असद तूर को और उस इंटरव्यू में उन्होंने भयानक इंकशाफ किए हैं। एक इंकशाफ उन्होंने ये किया है कि कभी भी बलोचिस्तान में वो बलोचों की हुकूमत नहीं होती, बल्कि वहाँ पे सेक्टर कमांडर और कोर कमांडर की हुकूमत सूबे में होती है। इसके अलावा अख्तर जान मेंगल ने कहा कि जो भी वहाँ पे कोर कमांडर जो है वो बनता है तो वो जब वहाँ से वापस आता है तो वो लाजमी तौर पे अरबपति बन जाता है या हो जाता है। इसके अलावा आज अख्तर जान मेंगल से जो है वो हुकूमत के एक वफ्द ने मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि वो इस्तीफ़ा वापस ले लें, लेकिन अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा लेने से इनकार कर दी, इस्तीफ़ा वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उमर अयूब खान की क़यादत, जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में PTI के, उनकी क़यादत में भी एक वफ्द वो अख्तर जान मेंगल से मिला है, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। इसके अलावा 8 सितंबर को जो है वो बहुत बड़ा जो है जलसा, अब उसका मकाम तब्दील कर दिया गया है। वो तरनोल से शिफ्ट हो गया है संजानी, जो कि बहुत बड़ी जगह। तरनोल की जगह मैंने आपको बताया था बहुत छोटी है। अब देखा ये जाएगा कि वहाँ पे कितनी पब्लिक आती है, कितने लोग आते हैं, और सारे जो सीनियर तबसरनिगार वो ये पेशगोई कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे बहुत बड़ी अक्सरियत में लोग पहुँचते हैं तो फिर इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल है वो हो सकता है कि वो मुलतवी हो जाए या उसको टाल दिया जाए। लेकिन अगर वहाँ पे लोगों की ज़्यादा तादाद नहीं पहुँचती तो फिर इमरान खान को 8 सितंबर के बाद हो सकता है कि मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाए। तो बहरहाल अब ये PTI की क़यादत पे है, PTI के नौजवानों पे है, स्टूडेंट्स पे है कि वो किस तरह इस जलसे में शिरकत करते हैं, क्योंकि इस बात को क्लियर कर दिया रऊफ़ हसन ने कि हुकूमत इजाज़त दे या न दे, हमारे पास अदलिया की इजाज़त मौजूद है। हुकूमत तशद्दुद करे, हुकूमत लाठी चार्ज करे, हुकूमत रुकावटें डाले, जलसा बहरहाल जो है वो हर हाल में होगा, ये रऊफ़ हसन ने कहा है। लेकिन मैं बात आपको बता रहा था अख्तर जान मेंगल की, और अख्तर जान मेंगल ने कहा है कि हमें जो है वो जर्नैलों की और हमें करनैलों की जो है वो जमहूरियत नहीं चाहिए। मैं इस निज़ाम का
कम अज़ कम हिस्सा नहीं बन सकता। और एक और उन्होंने और बहुत अहम बात की है कि इमरान खान को हुकूमत से हटाना वो गलती थी और मैं तारीख के जो है वो गलत तरफ खड़ा था। बहरहाल इतने बड़े सरदार का इतना बड़ा एतराफ़, ये भी बड़ी ज़र्फ़ वाली बात होती है कि उन्होंने थोड़े अरसे बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली कि मैं उस गुनाह में शरीक हुआ। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो है वो एक बीबीसी जो है ना वहाँ पे एक कॉलम शाया हुआ है और कॉलम निगार हैं आरिफ साहब। आरिफ साहब ने कॉलम का उन्वान है अडयाला से ऑक्सफोर्ड तक। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है कि इमरान खान के हिस्सा लेने से पहले बाहर की दुनिया तो कुजा, यानी गोरों को नहीं पता था कि ये इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन इतना बड़ा हो सकता है और इस इलेक्शन की इतनी अहमियत हो सकती है कि इमरान खान के हिस्सा लेने से ये इलेक्शन इतना बड़ा हो गया है। और जो यूनिवर्सिटी है यानी इसकी ऑक्सफोर्ड की, वो पहले से भी ज़्यादा हाईलाइट हो गई है। उसके बाद जो उन्होंने सबसे अहम बात की है, जो बॉटम लाइन है इसकी कॉलम की, वो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी जेलें हैं सियासी कैदियों की, वो बात कर रहे थे आम जेल की नहीं, कि जो सियासी कैदी होते हैं ना उनकी जो है वो सुरंग वो GHQ से निकलती है। यानी आप वैसे अदलिया से या अपनी ताकत पे आप बाहर नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि सबसे जो माहिर और तजर्बाकार कैदी हैं पाकिस्तान में सियासी, वो नवाज शरीफ हैं और उनको पता है कि इसकी सुरंग कहाँ से निकलेगी। वो अटक जेल से, अटक किले से उन्होंने सुरंग खोदी और सीधा जद्दा, फिर कोट लखपत जेल से उन्होंने सुरंग खोदी और सीधा जो है वो लंदन। तो इमरान खान वो कहते हैं कि इमरान खान इस बात पे मुस्र हैं, इमरान खान इस बात पे जोर दे रहे हैं कि वो अपने बल बोते पर, वो अदलिया के बल बोते पर और वो अपने लोगों के बल बोते पर बाहर आएंगे। ये यानी आरिफ साहब ने कॉलम लिखा है BBC में अडयाला से ऑक्सफोर्ड तक, और उन्होंने इमरान खान को दुनिया का हसीन तरीन कैदी भी कह दिया है, लिख दिया है, जिससे फिर हमारे निज़ाम को या हमारे सिस्टम को वो उन्होंने तवे पे बिठा दिया है। और उन्होंने ये भी अहम बात की है कि वैसे जो सियासी कैदी होते हैं वो अपने बल बोते पर या अदलिया के बल बोते पर वो बाहर नहीं आ सकते। बहरहाल आप देखते हैं इमरान खान को जो है वो पूरी उम्मीद है कि अदलिया जिस तरह अपनी स्पेस गेन कर रही है और उसके बाद अवाम जिस तरह उनको 8 फरवरी को वोट पड़ा कि उस तरह लोग 8 सितंबर के जलसे में शिरकत करेंगे, एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और इमरान खान जो है वो बरी होंगे। अब हम आते हैं अपनी आखिरी स्टोरी पे। मैंने आपको अपने कई वीलॉग्स में सर विंस्टन चर्चिल का एक कॉल सुनाया है। सर विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट्स, कि हमारे दोस्त मुस्तकिल नहीं होते, हमारे मफादात मुस्तकिल होते हैं। कैसर बंगाली ने पाकिस्तान और चीन का जो मुआहदा हुआ है CPEC का, उसने पाकिस्तानियों के कानों से धुआं निकाल दिया है। पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा है कि नहीं, कि जो मुआहदा हुआ है ना CPEC का और ख़ासकर गवादर का, जो दूसरी दुनिया में बड़ी जो है वो डीप बंदरगाह है, कि 91% उसकी आमदनी वो चीन लेगा और 9% जो है वो पाकिस्तान लेगा। कल परसों शायद आपको याद हो, मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तान के हिस्से में एंड पे चुंगियाँ आएंगी या टोल प्लाजे आएंगे, और वही बात आप देख लें 91%। यानी ठीक है, दोस्ती है, सारा कुछ है, लेकिन बंदा अपने मफाद की भी तो निगरानी करता है। 91% बंदरगाह हमारी, सरजमीन हमारी, मुल्क हमारा, 91% उसका प्रॉफिट चीन लेगा और 9% पाकिस्तान। इसके पीछे लॉजिक क्या है पता है आपको? इसके पीछे लॉजिक है डंग टपो। यानी आप उस 9% के लिए चीन ने जितने पैसे दिए होंगे ना, तो वो इन्होंने पकड़ लिए होंगे फौरन। वो उन्होंने कि जी ये तो आ रहे हैं ना, इन्होंने फौरन जो है ना वो उस पर साइन कर दिए होंगे। अब चीन इसलिए बार बार कह रहा है कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी दी जाए। चीन ने यहां तक ऑफर कर दिया है कि आप लोग सिक्योरिटी नहीं दे सकते,
تو ہمیں بتائیں، ہم اپنی سیکیورٹی لے آتے ہیں، اپنی فوج لے آتے ہیں اور ان کو سیکیورٹی دیتے ہیں، کیونکہ اب ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے۔ جو انہوں نے ڈالرز لینے تھے لے لیے، جو انہوں نے جو ہے وہ آئی پی پی یا بجلی کے کارخانے لگوانے تھے وہ لگوا لیے، وہ عوام کے گلے میں فٹ ہو گئے۔ اب یہ جو ہے نا بس یہ فارغ ہیں، کبھی کہتے ہیں بند ہو گئے، کبھی کہتے ہیں سلو ہو گئے۔ اب وہ چین بار بار اسی سلسلے میں جو چین کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی اکتوبر میں آ رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چین کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جس طرح پاکستان کا صدر ہوتا ہے، کسی کھاتے کا نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے، وہ نمائشی ہوتا ہے۔ چین کا سب کچھ چین کا صدر ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ صدر شی پنگ نہیں آ رہے، چین کے وزیر اعظم آ رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان کے لیے تو وہ بھی بہت بڑی بلا ہے، ورنہ چین میں وہ نمائشی ہیں، ان کا جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا جو ہے اختیار اور اتنا بڑا سیاسی کردار نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے اس معاہدے کی کہ یہ ڈنگ ٹپو پہ ساری حکومتیں رہتی ہیں کہ جی یہ تو گزرے نا، لانگ ٹرم نہیں۔ اب عمران خان نے کیا کیا تھا؟ عمران خان نے لانگ ٹرم جو ہے نا پالیسی بنائی تھی ڈیمز کی۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ ڈیمز کے کیوں خلاف ہیں، یہ انہوں نے ڈیمز کیوں نہیں بنائے؟ جی انہوں نے ڈیمز اس لیے نہیں بنائے کہ ایک تو ڈیمز سستی بجلی پیدا کریں گے، پہلی بات، پانی کو سٹور کریں گے، سیلاب نہیں آئیں گے، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر ڈیم سستی بجلی بناتے ہیں تو 2056 تک بلکہ 54 تک جو انہوں نے معاہدے کر رکھے ہیں مہنگی بجلی کے، وہ کھابے کہاں سے آئیں گے، وہ اربوں ڈالر کہاں سے آئیں گے، وہ کیپیسٹی پیمنٹ کہاں سے آئے گی؟ انہوں نے بندوبست کر رکھا ہے۔ ڈیمز میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، چونکہ عمران خان کے اپنے انٹرسٹ نہیں تھے، یعنی ان آئی پی پیز میں عمران خان نے ڈیمز پہ جو ہے نا وہ کام شروع کرا دیا کہ جی ڈیمز بنائیں۔ اب کبھی آپ نے ڈیمز کا نام سنا ہے؟ ختم، کیونکہ یہ جو ہے وہ اسی طرح یہ شہباز شریف نے کہ جی ہم اپنے آپ کو ماچو مین کہ میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، لوڈ شیڈنگ ادھر 2054 تک وہ قوم کے گلے میں وہ لٹکا دی ہے آئی پی پیز جن کو اربوں روپے جا رہا ہے۔ تو ڈیمز بنیں گے، سستی بجلی بنے گی، سستی بجلی بنے گی، آئی پی پیز کا کیا ہوگا؟ اور پھر ان جو ہے نا وہ خاندانوں کا کیا ہوگا جو آئی پی پیز کے نام پہ ہمارا لہو چوس رہے ہیں؟ تو بہرحال جی یہ پاکستان اور چین کا آپ کو معاہدہ بتانا تھا، اور یہ معاہدہ کیسر بنگالی صاحب نے ایکسپوز کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدے خفیہ کیے جاتے ہیں، یہ معاہدے اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ ہوتے ہیں۔ اگر ایسے معاہدے پارلیمنٹ میں آئیں، جو لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں وہ بولیں گے، لہٰذا ان کو باروں بار کیا جاتا ہے۔ اس لیے تو اختر مینگل پیٹ رہے ہیں نا کہ اب بلوچستان میں گوادر جب پورے پاکستان کو 9% ملے گا تو بلوچستان کو کیا ملے گا جن کے صوبے میں ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ 91% چین لے جائے گا تو بلوچیوں کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا، بلوچیوں کو کیا ملنا ہے؟ تو بہرحال یہ کیسر بنگالی نے کہا ہے کہ اس لیے یہ جو معاہدے ہیں وہ کیے جاتے ہیں جی خفیہ کیے جاتے ہیں، اور خفیہ کون کرتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔